भारतीय संविधान के स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण लिया गया है। ब्रिटेन से, वेस्टमिंस्टर प्रणाली, संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया, कानून का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णित, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, प्रस्तावना रखने की अवधारणा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना के शब्द, लोक जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है। आयरलैंड से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत लिया गया है। कनाडा से, संघात्मक व्यवस्था, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, संसद, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता लिया गया है। फ्रांस से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। जर्मनी से, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधि को संदर्भित करता है। यूएसएसआर, सोवियत संघ से, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। उल्लिखित प्रमुख अनुसूचियाँ इस प्रकार है। प्रथम अनुसूची, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं और अधिकार क्षेत्र सूचीबद्ध करती है। दूसरी अनुसूची, यह अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपालों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापतियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन अधिकारियों की उपलब्धियों, वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची, इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संघ और राज्य मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के स्वरूपों की रूपरेखा दी गई है। चौथी अनुसूची, यह अनुसूची राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है। पांचवीं अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान शामिल है। सातवीं अनुसूची, 3 सूचियों के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ सूची, वे विषय जिन पर संघ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, मूलतः 97 अब 100 विषय। राज्य सूची, वे विषय जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती है, मूलतः 66 अब 61 विषय। विशेष परिस्थितियों में संसद केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, वे विषय जिन पर संघ और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, मूलतः 47 अब 52 विषय। आठवीं अनुसूची, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं, जो बढ़कर 22 हो गई। बाद में जोड़ी गईं अन्य भाषाएं। सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा,
नवीन अनुसूची। यह अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को मूल रूप से भूमि सुधारों जैसे कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में स्पष्ट कर दिया कि अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले की निर्णय की तिथि के बाद नवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। इसमें दलबदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय है। 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में 18 विषय है। भारतीय संविधान के भाग। मूलतः भारतीय संविधान में 22 भाग थे। वर्तमान में इसके 25 भाग हैं। संशोधन के माध्यम से 4 भाग जोड़े गए। मुख्य भाग एवं लेख। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 कह मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकारें, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 निरसित, अनुच्छेद 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243-243 भाग 9 कह नगरपालिकाएं, अनुच्छेद 243-243 भाग 1 ख सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 243 भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244-244। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद, अनुच्छेद 264-300। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 अधिकरण, अनुच्छेद 323-323 भाग 15 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324-329। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछले वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 विविध, अनुच्छेद 361 से 367 राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि को संरक्षण। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री या कुंडली है, के एम मुंशी ने कहा। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र कहा नाना पालखीवाला ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उद्देशिका का उद्देशिका से पता चलता है कि संविधान के प्राधिकार का मूल स्रोत भारत की जनता में निहित है। उद्देशिका में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा व्यक्त की थी। संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए: पंथनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। उद्देशिका की शब्दावली 1. संप्रभुता संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी शक्ति का गुलाम नहीं है। 2. लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात केवल उन्हें शासकों को सरकार चलाने का अधिकार होगा जो भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित है। भारतीय संविधान प्रातिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें सांसदों तथा विधायकों का निर्वाचन सीधे भारत की जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य साधन हैं: परिपृच्छा पहल, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। 3. गणतंत्र। इसका मतलब है कि देश का शासन आम जनता द्वारा या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, न कि किसी वंशानुगत शासक द्वारा। राज्य का शासक लोगों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। 4. पंथनिरपेक्ष। भारत एक पंथनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। 5. समाजवादी। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता रखता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है। न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। उनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निदेशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इन तीनों न्याय को 1917 ही की रूसी क्रांति से लिया गया है। समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के अनुबंध। उद्देशिका के संविधान का भाग होने पर विवाद। एक बेरुबारी यूनियन मामला 1960 उदास स्माइली। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यह सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। 2. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संसद के संशोधन करने की शक्ति का विषय इस प्रकार है जिस प्रकार संविधान के अन्य प्रावधान है
और कहा कि यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। 3 एस.आर. बोम्मईवाद 1993 उदास स्माइली। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। नागरिकता। नागरिक राज्य में निवासित वह व्यक्ति जिसे अपने राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है और वह अपने राज्य तथा संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, नागरिक कहलाता है। नागरिकता। नागरिकता व्यक्ति को देश के भीतर कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार और अन्य नागरिक अधिकार। बदले में व्यक्ति को देश के कानूनों का पालन करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी होती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान के भाग 2 तथा अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार हैं। 1 जन्म से, 2 वंशाधिकार द्वारा, 3 पंजीकरण द्वारा, 4 देशीयकरण द्वारा, 5 विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। नागरिकता समाप्ति के 3 प्रकार। 1 परित्याग, 2 पर्यावसान, 3 वंचित किया जाना। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक प्रत्येक अनुच्छेद में नागरिकों के विशेष वर्ग निर्धारित किए गए हैं। अधिवास द्वारा नागरिकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करता है, वह भारत का नागरिक होगा यदि निम्न शर्तों में से कम एक अवश्य पूरी करता हो। 1 वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। 2 उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। 3 वह व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए निम्न व्यक्तियों को नागरिक समझ जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। 1 जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया था। 2 जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया था। पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। 1 व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि वह स्थायी रूप से भारत में लौटने की अनुमति लेकर आया हो। ऐसे व्यक्ति को नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा जो कम 6 महीने तक भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि वह अपने निवास के देश में भारत के राजनीतिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करता है और उसके आवेदन पर उसकी नागरिकता का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है। अनुच्छेद 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति पहले से ही भारत का नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने, खोने और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी के अंतर्गत वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन हो चुका है। संशोधन वर्ष 1986, 1992,
2003, 2005, 2015, 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 एक भारतीय कानून है जो 2019 में पारित किया गया था। यह कानून नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता को विस्तृत करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है। यह अधिनियम इन अल्पसंख्यकों को अवैध प्रवासी के रूप में नहीं मानता यदि वे 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु भारत में निवास करने की अनिवार्य अवधि को उपर्युक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया। इन व्यक्तियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनियम 1873 के अंतर्गत अनुसूचित आंतरिक सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। नागरिकता प्राप्ति। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: जन्म से वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और क्षेत्र के समावेश द्वारा। जन्म से नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा, बशर्ते कि उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हों। यदि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध अप्रवासी है, तो बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। वंश द्वारा नागरिकता। विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके पिता या माता कोई एक भारतीय नागरिक हों। यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का दावा कर सकता है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय राजनयिक कार्यालय में उसके जन्म का पंजीकरण करा दिया गया हो। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह निम्न शर्तों में से किसी एक से संबंधित होने पर वह पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति यदि भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण देना होगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता। विदेशियों को नागरिकता देने का प्रावधान। वह जिस देश का नागरिक है, उस देश की नागरिकता का त्याग करके आवेदन से पहले भारत में 12 महीने का निरंतर निवास। आवेदकों के पास अच्छा चरित्र और भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए। एस्टेरिस्क। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध एक भाषा का ज्ञान आवश्यक है। एस्टेरिस्क। संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ आवश्यक है। एस्टेरिस्क। कला, शांति, मानव प्रगति, विज्ञान, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में बुद्धिजीवियों को तत्काल नागरिकता प्रदान की जा सकती है। क्षेत्र का समावेश अर्जित क्षेत्र द्वारा। जब किसी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, तो भारत सरकार उस क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता देने का आदेश जारी करती है। उदाहरण के लिए 1974 ई में सिक्किम का विलय भारत में हो गया, तो सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए। नागरिकता की समाप्ति। 1 त्याग, स्वच्छंद से त्याग। वयस्क पुरुष अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। माता पिता के त्याग पर नाबालिगों की नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। युद्ध काल में नागरिकता का त्याग नहीं किया जा सकता। 2 समाप्ति या पर्यावसान। किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। 3 वंचित होना। यह उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धोखाधड़ी या विश्वासघात जैसी कुछ शर्तों के तहत प्राकृतिकरण या पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक बन गए हैं। जैसे झूठे दस्तावेज देकर,
शत्रु देश से संबंध। 7 वर्ष या उससे अधिक समय तक भारत से अनुपस्थित रहना। संविधान का अनादर। निवासियों की श्रेणियां। NRI अनिवासी भारतीय। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक जो वर्ष में 182 दिनों से अधिक भारत से बाहर रहते हैं। PIO भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं है। OCI विदेशी भारतीय नागरिकता। भारतीय मूल के लोगों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति देने वाला एक दर्जा। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय तथा इसके बाद भी कभी भारत का नागरिक रहा हो। वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है लेकिन भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया। इन योग्यताओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्री पोता पोती तथा नाती नातिन को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो कभी भी पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश का नागरिक रहा है वह सीमा पारीय भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार वर्ष 2010 में तैयार किया गया, 2015 में अद्यतन अपडेट किया गया। इसमें सभी निवासियों का नाम, जन्मतिथि आदि का विवरण शामिल है।